नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शेयर बाजार सबका अधिकार हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से बचत से आगे बढ़ते हुए अब वक्त आ गया है कि आप अपने लिए निवेश की रणनीति बनाएं। जी हाँ, निवेश के नाम पर आपके पास सोना होगा, फिक्स डिपॉजिट होगा, रियल एस्टेट होगा, लेकिन इक्विटी बाजार या शेयर बाजार को अगर पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो केवल स्टॉक पिकिंग नहीं, इससे भी आगे बढ़कर आपको सही तरह की निवेश रणनीति बनानी चाहिए। और इसीलिए ईटी नाउ स्वदेश एक खास मुहिम, ये खास पेशकश लेकर आया है, जिसके जरिए हम आपको बताते हैं कि शेयर बाजार आपका भी अधिकार है। अधिकार इस लिहाज से क्योंकि अगर आप इसमें पैसा लगाएं और योजनात्मक तरीके से अगर शेयर बाजार में बने रहें तो अपने हर तरह के फाइनेंशियल गोल, आर्थिक लक्ष्य को आप पूरा कर सकते हैं, उसी तरह जिस तरह से आप सोना, फिक्स डिपॉजिट या बाकी तरह की एसेट क्लासेस पर निर्भर रहते हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। इस शो के जरिए हमारी मंशा या हमारी कोशिश यही है कि आपको बहुत ही आसान भाषा में शेयर बाजार या उससे निवेश से जुड़ी तमाम जानकारियां हम दें। हमारे साथ एक खास मेहमान भी होते हैं जो आपके सवालों के सभी जवाब भी देते हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इस शो में भाग ले सकते हैं। सवाल आपको समझ में आ गए हैं, भले ही शेयर बाजार में प्रवेश करना हो, कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हो या शेयरों के अलावा म्यूचुअल फंड के जरिए अगर शेयर बाजार में आपको भागीदारी लेनी है या आपको आना है तो आप ये सारे सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका ये है कि एक क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, इसे आपको स्कैन कर लेना है। इसके जरिए आप एक व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाएंगे और उस नंबर पर आपको अपने सवाल हम तक जो हैं वो पहुंचा देने हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो YouTube पर, क्योंकि हम लाइव हैं, तो कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डाल सकते हैं और एक एक करके हम आपके सवालों के जवाब देंगे लाइव हमारे आज के मेहमानों के जरिए। और आज हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़ गए हैं, एंजल वन के राजेश भोसले और SMC ग्लोबल के सौरभ जैन। आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और दर्शकों के सवाल लेने भी हम शुरू करेंगे, लेकिन उस बीच चलिए यहाँ पर कुछ अगर YouTube पर हमारे दर्शक सवाल भेज रहे हैं तो उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इस बीच मेरे ख्याल से कॉलर जुड़ गए हैं मेरे साथ, RK साहू साहब भोपाल से। नमस्कार। नमस्कार मैडम। कैसे हैं सर? मैडम बहुत अच्छे हैं। आपका मैं रेगुलर व्यूअर हूँ। अच्छा। और काफी आपसे मदद मिलती है। धन्यवाद आपको सर। इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये बहुत बड़ा मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके एक्सपर्ट से बहुत सटीक हमको जानकारी मिलती है। धन्यवाद सर। मैडम मेरा क्वेश्चन है नजारा टेक्नोलॉजी में जी। जो गेमिंग इंडस्ट्री की जो लिस्टेड कंपनी है, हाँ। इसको 1 साल पहले मैंने इसको ओन किया था 550 रुपए में 100 शेयर। राइट मैडम इसके बाद मैंने पढ़ा था कि ये कंपनी जो है लीडिंग कंपनी है और इसमें राकेश झुनझुनवाला ने और मिस्टर निखिल कामत जो अपने इसके थे, अपने जेरोदा के फाउंडर, इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था। और अभी फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी ने भी इसको इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए काफी मुहिम छेड़ी है जी कि हमारा स्वदेश में जो हमारे गेमिंग है उस इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे। बिल्कुल बढ़ावा और दें, हाँ। लेकिन कुछ जीएसटी का कुछ इशू आया था मैडम, तो ये स्टॉक गिरा हुआ था। कुछ इनने फंड रेज भी किया था। तो मैडम ये मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें नजारा टेक्नोलॉजी का क्या फ्यूचर है और इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री के लिए क्या है। इसमें मैं इन्वेस्टमेंट 4 से 5 साल के लिए और मैं रखना चाहता हूँ। इसकी इंडस्ट्री और कंपनी के फ्यूचर आउटलुक के बारे में जानना चाहता हूँ मैडम मैं। चलिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद, आपने काफ़ी बारीकी से जिस कंपनी में पैसे लगाए हैं उसको आपने ट्रैक किया है, कौन कौन से इसमें इन्वेस्टर्स हैं, क्या क्या खबरों को लेकर डेवलपमेंट होती है। देखिए, बहुत ही छोटी सी चीज़ है लेकिन बारीक से बारीक जानकारी, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई के पैसे इसमें लग रहे हैं, तो जहां आपकी कमाई लग रही है वहां पर उसको ट्रैक करना तो बनता ही है। तो साहू साहब, वहां पर आपको मुबारकबाद। आपको सलाह मैं दिलवाती हूं सौरभ से। सौरभ, कंपनी अच्छी है और तमाम आपके एक्विजिशंस को लेकर भी सवाल हो रहे हैं, इनका नजरिया भी 4 से 5 साल का है, प्राइस पॉइंट भी इनकी बढ़िया है 550 की। किस तरह से आपका नजर बैठ रहा है इस कंपनी की डेवलपमेंट्स को लेकर, और जिस तरह से हम इस पूरे क्षेत्र का एक विस्तार देख रहे हैं और जिस तरह का तवज्जो सरकार की ओर से भी आ रहा है, आने वाले समय में तो ये पूरा क्षेत्र और भी डेवलप होगा और भी विकसित होगा। जी, अभी ये क्षेत्र काफ़ी छोटा है और इसीलिए जो ग्रोथ रेट्स हैं वो काफ़ी ऊपर दिखने को मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया कि अभी जो टैक्स कंप्लायंसेस के जो इश्यू वो भी आ गए हैं, जिस तरह से अभी पीछे भी खबरों में था, तकरीबन जो गेमिंग इंडस्ट्री है, इसने तकरीबन 60,000 करोड़ का घपला है और जितने भी विभाग हैं वो इनके पीछे पड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिस तरह की इन तरह की कंपनियाँ जो लिस्टेड स्पेस में हैं।
अगर आप बात करें नज़ारा टेक्नोलॉजी की तो और इस तरह की जितनी भी कंपनियों को तो जो केसेस चल रहे हैं वो इतने बड़े-बड़े केसेस हैं कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या इनकी नेटवर्थ है, अगर वो इनको पैसे देने पड़ गए तो इनकी इंडेटेडनेस हो जाएगी, इनको उधार लेके भी टैक्स नहीं दिया जाएगा। और जहाँ तक कि ग्रोथ की बात करें तो शायद इसी वजह से ग्रोथ भी अब कम हो गया है, जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो कम हो गया है। नज़ारा की बात करें तो पिछले साल जो तकरीबन 300 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, इस साल भी तकरीबन उसी रेंज में है। इसीलिए स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, तकरीबन पहले ये तकरीबन हज़ारों पे बिका हुआ स्टॉक आज वो नीचे है, वो इसी वजहों से है। अगर जो इनका ओवरऑल सिनेरियो है, जो गवर्नमेंट की तरफ से है या जो टैक्स अथॉरिटीज़ की वजह से है, जब तक वो नहीं सुधर जाता, मैं समझता हूँ कि ये कॉन्ट्रेरियन बेट रहेगी। इन पे सेलिंग प्रेशर बिल्कुल बना ही रहेगा। सलाह यही है कि आप और ऐड ना करें और जब तक ये क्लाइमेट क्लियर नहीं होता, तब तक कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये आपको इन्वेस्टमेंट पैसा दे भी पाएगी या नहीं। ठीक है, तो ये है सलाह नज़ारा टेक पर आपके लिए। अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मुलुंड से कल्पना ठाकर जुड़ी हैं। कल्पना जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम, मेरा सवाल टीवीएसएल पे है। पॉपुलर व्हीकल आईपीओ पे मुझे अलॉटमेंट हुआ था 50 शेयर। हेलो। ओके, आईपीओ के भाव से तो काफी नीचे आ चुका है ये स्टॉक। हाँ वही जी। तो अभी मुझे सलाह चाहिए, क्या करूं मैं? ठीक है, चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ये अप्रैल की ही आसपास की लिस्टिंग है। माफ़ कीजिएगा, मार्च के आसपास इसका आईपीओ आया था, उस समय की लिस्टिंग है ये। और वहाँ से तो ये स्टॉक काफ़ी टूट चुका है। 295 पे दिया था, इस समय 242 के आसपास कारोबार कर रहा है। हालांकि आपको ज़्यादा नुकसान नहीं, क्योंकि शेयरों की संख्या भी कम है। तो सौरभ जी आप ही सलाह दीजिए, क्योंकि आईपीओ अभी हाल ही में आया है, नुकसान में है, लेकिन कंपनी कैसी लग रही है आपको? होल्ड करना चाहिए? देखिए नई कंपनी है, वैसे तो ट्रैक नहीं करते, पर जहाँ तक मुझे याद आता है कि ये कंपनी एक कार डीलर के रूप में इनके काफ़ी सारे शोरूम्स हैं, प्रीमियम गाड़ियों में भी कंपनी काम करती है। मैं समझता हूँ कि मार्च क्वार्टर की अर्निंग्स की वेट करें। वैल्यूएशन का एक भी कंसर्न था, थोड़ा महँगा आया था, शायद लिस्टिंग भी उतनी प्रीमियम पे नहीं हुई थी और उसके बाद अब दबाव आते हुए एक बार मार्च क्वार्टर की अर्निंग्स देख लें, अर्निंग्स कैसी आती हैं, फिर सोचें, फिर पुनः विचार करें कि रखना है या बेचना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। लाइव दर्शक हरियाणा से अमित मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित नमस्कार। अमित, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी नमस्कार मैम। जी सर। मैम मेरे पास है ना धनलक्ष्मी बैंक के 1000 शेयर हैं 42 के भाव से। ठीक है, ट्रेडिंग तो कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट है सर? इन्वेस्टमेंट। चलिए, तो 1 साल का नजरिया कम से कम। हाँ जी। राजेश, धनलक्ष्मी बैंक, इनकी बाइंग प्राइस 42 है। धनलक्ष्मी बैंक अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन मोड में है एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नियर टर्म में एक अपसर्ज देखने को मिल सकता है। फिलहाल इनके बाइंग प्राइस के ऊपर ही है, तो होल्ड करने की राय होगी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप होगा, 40 के नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। बट स्टॉक जब वापस अप ट्रेंड रिज्यूम करता है तो इन्हें अराउंड एक 51 टू 52 के अपसाइड लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहां पे एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो वहां पे फिलहाल एक शॉर्ट टर्म के टारगेट के हिसाब से बुक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए 40 का जो है वो स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह धनलक्ष्मी बैंक पर स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह आपके लिए। यूट्यूब पर हमें एक दर्शक का सवाल आया है। इनके 3 सवाल हैं, 3 स्टॉक्स पर सवाल है इनके। पहला तो बंधन बैंक है, 199 पर 199 के भाव पर इन्होंने 200 शेयर्स लिए हुए हैं बंधन बैंक के। और इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक भी है इनके पास, 585 शेयर्स लिए हुए हैं, 34 रुपए के भाव पर इनकी खरीद है। तो 2 स्टॉक से वैसे सवाल तो और भी है, लेकिन बंधन बैंक पर राय दिलवा देते हैं और साउथ इंडियन बैंक पर भी राय दिलवा देते हैं, क्योंकि दोनों इनको नुकसान हो रहा है। सौरभ जी कैसे लग रहे हैं आपको, ये दोनों ही बैंक बने रहें या फिर थोड़ा बदलाव करें? देखिए, बंधन बैंक उतना अच्छा नहीं है, नतीजे भी वहाँ पर कई क्वार्टर से नरम आ रहे थे। कंपनी के एनपीए को लेके बाजार हमेशा थोड़ा चिंता में रहता है और अभी रिसेंटली जो इनके कंपनी के एमडी थे, उनके स्टेप डाउन के बाद हमने फिर पुनः सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा, क्योंकि कमान कौन संभालेगा जो मेजर बैंक की, तो उसके ऊपर अनिश्चितता आते हुए और सेलिंग आते हुए देखी स्टॉक में।
समझता हूँ इसमें से आपको निकल जाना चाहिए। इसके अगर यहाँ से बैंकिंग क्षेत्र में पैसा लगाना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ज़्यादा अच्छे बैंक रहेंगे। साउथ इंडियन बैंक एक छोटा बैंक है, लेकिन जो बैलेंस शीट है वो ठीक है, चाहे तो आप उसे होल्ड भी कर सकते हैं। प्रेम कुमार साहब पंजाब से फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? ठीक है जी। आपको स्मॉल कैप शेयरों में 1 लाख रुपए लगाने हैं? हाँ जी मैम। ओके, इसके अलावा आपका पोर्टफोलियो है स्टॉक्स का? नहीं मैम, मैं अभी नया ही लेटेस्ट जुड़ा हूँ जी। और सीधा स्मॉल कैप क्यों? थोड़ा लंबी अवधि के लिए रख सकूं जो अच्छा हो लगे। जोखिम ले सकते हैं आप मतलब? 2-3 साल, 4 साल। 2-3 साल तो आप ठीक है, वो तो बढ़िया आपका टाइम फ्रेम है। आप जोखिम कितना उठा सकते हैं? नहीं, अगर अच्छा होगा तो मैं ले लूंगा, या थोड़ा अच्छा नहीं तो कोई और बता दीजिए मैम। मैं तो फर्स्ट टाइम ही जुड़ा हूँ, पर मैंने इच्छा थी कि शेयर मार्केट में थोड़ा। चलिए, मुबारकबाद, आपने सोचा कि शेयर बाजार में आप पैसे लगाएं। आपकी जो अप्रोच है वो भी लंबी अवधि की है, 2 से 3 साल, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन सीधा क्या स्मॉल कैप से शुरू करना चाहिए? क्योंकि आप नए हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप भी थोड़ा सा होमवर्क करें अपने एंड में, हमारे चैनल को लगातार देखते रहें और कुछ पढ़ाई लिखाई भी करें, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ कैसे शेयर बाज़ार में जोखिम होता है, कहाँ आपको कितने समय के लिए किस तरह की कंपनी में निवेश करना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स तो हैं ही, उनसे मैं राय भी ले लेती हूँ। तो सौरभ, मैं दोनों से ही राय लूँगी के लिए, क्योंकि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, दोनों की ही पिक्स यहाँ पे जानेंगे। सौरभ, इनकी मंशा है स्मॉल कैप शेयरों में पैसे लगाने की। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से हाई रिस्क हाई रिटर्न जो कि स्मॉल कैप को लेकर इन्वेस्टर्स में हमेशा होता ही है। जल्दी मुनाफा कमाने की एक मंशा होती है। शुरुआत क्योंकि ये कर रहे हैं, तो कैसे 1 लाख रुपए को विभाजित करें? अक्रॉस मार्केट कैप्स अगर रणनीति बनानी हो तो स्टॉक चॉइस क्या होनी चाहिए और सोच क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 5 से 6 स्टॉक ही ले सकते हैं 1 लाख रुपए में, और डिफरेंट सेक्टर में पैसे लगा सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र जैसे हमें काफ़ी अच्छा लगता है, तो वहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये चयन कर सकते हैं। तकरीबन ₹60 ₹65 के आसपास का स्टॉक होगा, वहाँ पर ही 15 से 20 हज़ार रुपए लगा सकते हैं। पावर क्षेत्र हमें काफ़ी अच्छा लगता है, वहाँ पर सतलुज जल विकास निगम तकरीबन ₹125 का स्टॉक होगा, वहाँ पर ये पैसे लगा सकते हैं। ऑटो एंसिलरी हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं। तकरीबन एक वहाँ पर शेयर है सनसेरा इंजीनियरिंग, तकरीबन ₹1060 का शेयर, वहाँ पर ये 15 से 20 हज़ार रुपए लगा सकते हैं। ट्रांसमिशन क्षेत्र हमें बहुत अच्छा लगता है, पावर क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर एक कंपनी है केईसी इंटरनेशनल, यहाँ पर वो पैसे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पैसे को ये विभाजित कर सकते हैं अलग-अलग सेक्टर्स में। तो ये है सलाह। आपके निवेश पर कुछ स्टॉक्स आपको बताए हैं, उस पे आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर रफीक मुगल जी जुड़े हैं। रफीक जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सर, मैंने इन्फोसिस बाई किया था 1430 पे 500 शेयर जी। अब इसमें क्या बने रहे या मैं इसको बेच दूं? मैं कब लिया था आपने? लगभग 1 महीना हो गया। ओके, ठीक है। इन्फोसिस पर सवाल आया है और हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में आईटी स्टॉक्स की थोड़ी पिटाई भी हुई है, नतीजों के बाद भी ज़्यादा कुछ चल नहीं पाई है। राजेश जी, इन्फोसिस अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1 महीने ही हुए इनको लिए हुए। 1512 पे लिया था, वहाँ से भी टूट चुका और 1400 के आसपास ही स्टॉक आ चुका है और नुकसान भी इनको काफ़ी हो रहा है इस शेयर में। इन्फोसिस में अब अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप, और कुछ स्टॉप लॉस भी इनको सुझाइए जिससे कि इनका नुकसान जो है वो थोड़ा जो इनका पैसा है वो थोड़ा प्रोटेक्ट हो सके। तो क्या सुझाव होगा आपका इन्फोसिस पर? आईटी स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1 मंथ में काफी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला है, और इन्फोसिस में भी एक लास्ट 1 वीक में काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी फिलहाल स्टॉक जो है काफी अच्छे सपोर्ट पे आ गया है, जहाँ पे 200 वीकली मूविंग एवरेज भी है और नवंबर का स्विंग लोज भी है, तो जहाँ से एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। तो अभी फिलहाल स्टॉक अच्छे खासे सपोर्ट पे है, फ्राइडे को भी एक अच्छा बाउंस दिखाया था। तो हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से जो है इन्फोसिस में एक अच्छा खासा बाउंस आ सकता है। मे बी 1500-1520 जो इनके बाइंग प्राइस है वहां तक एक बाउंस देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह होगी, सपोर्ट पे है, स्टॉप लॉस 1350 का रहेगा जो नवंबर का स्विंग लो है, तो डेफिनेटली होल्ड रखिए। बाउंस में वापस 1500 के आसपास देखना होगा कि कैसे रिएक्ट करता है प्राइस।
बाउंस आ सकता है 1500 के आसपास का। फिर चार्ट्स देखने होंगे कि इन्फोसिस में आगे के लेवल्स अब क्या दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा वेट करिए इन्फोसिस को, और अभी थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा जब तक नतीजों का सीजन चलेगा, तो इंतजार करने की सलाह आपको दी जा रही है। यूट्यूब के कुछ दर्शक हैं, बीरेंद्र महतो साहब का सवाल मैं लेती हूं, और वेदांता खरीदा हुआ है इन्होंने। सौरभ, इनकी बाइंग प्राइस ये बोल रहे हैं 234। देखिए, ओवरऑल जिस तरह से कमोडिटी साइकिल ऊपर चल रही है, जिस तरह से अभी वॉर लगी हुई है, चाइना का कुछ डेटा अच्छा आ रहा है, कुछ प्रोडक्शंस में प्रॉब्लम है, उसका खासा फायदा वेदांता को मिल रहा है। इसीलिए स्टॉक की हमने रीरेटिंग होते हुए देखी, स्टॉक में एक अच्छी मूव आते हुए देखी। अगर इसी तरीके से सिनेरियो चलता है तो मैं समझता हूँ कि आप लंबा समय रखेंगे तो और भी पैसे बन सकते हैं। अगर आपने छोटी अवधि के लिए लिया है तो मैं समझता हूँ इस तेजी का फायदा उठाएं और थोड़ा मुनाफा वसूली करें। ठीक है, तो ये है सलाह वेदांता पर आपके लिए। कुछ और भी सवालों को शामिल कर लेते हैं जो कि हमें YouTube पे मिल रहे हैं। इसमें सिद्धार्थ जी का एक सवाल आया है और इनके पास अशोका बिल्डकॉन है, 50 शेयर्स हैं और इन्होंने 169 पर अशोका बिल्डकॉन को ले लिया था। अशोका बिल्डकॉन का अगर मौजूदा भाव देखें फ़िलहाल तो इस वक्त अशोका बिल्डकॉन का जो स्टॉक है वो 172 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और की जो खरीदारी है वो 169 पर है, तो इनकी खरीद के पास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर राजेश जी आप ही सलाह दीजिए, क्या करें, अशोका बिल्डकॉन में बने रहें? डेफिनेटली बने रह सकते हैं। एक रेजिस्टेंस है अराउंड 177 के आसपास, जहाँ पे लास्ट 2 वीक से एक रेजिस्टेंस ले रहा है। वंस 177 क्रॉस होता है तो एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, स्टॉक 190 की तरफ जा सकता है। डेफिनेटली होल्ड बने रहिए, स्टॉप लॉस होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस अराउंड 164 का रहेगा, 164 के स्टॉप लॉस से 190 की टारगेट्स के लिए होल्ड रखिए। यूट्यूब पर एक और सवाल है प्रियांशु शर्मा का, चेन्नई पेट्रो पर। सौरभ, 232.75 पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है 8,500 शेयरों की। जी, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से तेल के ये एक ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है जिसको ऑयल मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये जब ओवरऑल सिनेरियो अच्छा होता है, जीआरएम बढ़ रहे होते हैं और क्रूड बढ़ रहा होता है तो इनको खासा फायदा होता है। तो उस हिसाब से एक टैक्टिकल प्ले है, आप बने रह सकते हैं। ये है सलाह इस स्टॉक पर। चलिए फिलहाल एक बार मार्केट पर नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी की बात करें तो 131 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है, और बैंक निफ्टी की बात अगर करेंगे तो वहाँ पर भी करीब 100 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी, 200 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो एक मजबूती आई है यहाँ पर, अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, और निश्चित तौर से बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यह है इस वक्त मौजूदा हाल बाजार का, और एक बैंक निफ्टी को ही हाईलाइट हम करना चाह रहे थे क्योंकि थोड़ा गिरावट आई थी, 47,628 का लो बनाया था, लेकिन उसके बाद देखिए वापस से करीब 200 अंक ऊपर अब बैंक निफ्टी आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप पर भी कुछ सवाल आए हैं। पारुल का सवाल आया है हमें, HDFC AMC पर 20 शेयर्स हैं और 3,700 रुपये के आसपास की इनकी खरीद है। HDFC AMC के नंबर्स भी आए हैं, नतीजे बेहतर ही थे। स्टॉक पर नज़र डालें HDFC AMC के, तो फिलहाल इनको नुकसान हो रहा है, और ज़्यादा नुकसान नहीं है, हाल फिलहाल की खरीद है, लेकिन इनकी खरीद से थोड़ा नीचे आ चुका है ये स्टॉक। राजेश जी क्या सलाह होगी आपकी? HDFC AMC पर नतीजों के बाद एक सपाट कारोबार यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रहा है, तो मौजूदा स्तर पर फिलहाल होल्ड करने की सलाह देंगे आप? डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं, कोई मेजर ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा लास्ट 1 मंथ से, बट ओवरऑल चार्ट्स हायर टाइम फ्रेम में अगर देखें तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस देने की स्टॉप लॉस दूंगा, 3500 का स्टॉप लॉस है, और हायर एंड में 3850 एक रेजिस्टेंस है। वो अगर क्रॉस करता है तो वापस एक मतलब अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा, तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखिए, अभी भी अप ट्रेंड में ही है स्टॉक। रुकने की सलाह दी जा रही है। और इसी के साथ सौरभ आपका, राजेश आपका
बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनके सवालों के आपने जवाब दिए। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं एक खास अंश की ओर। भारत विश्व गुरु बनने की भूमिका में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। कई देश भारत की इस भूमिका की सराहना भी कर रहे हैं। ये मानना है इस्कॉन गोवर्धन इको विलेज के डायरेक्टर गौरांग दास प्रभु जी का, और उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने। आपने जैसे C20 की बात करी कि न सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, बल्कि लोगों की, हमारी धरती की, प्लेनेट की, इसकी भी बात होनी चाहिए, क्योंकि वही इनेबल करेंगे आगे जाकर अगर आर्थिक मजबूती की बात करें तो यहाँ पर भारत का क्या रोल रहेगा आगे, जो ब्राज़ील के अध्यक्षता में G20 की मीटिंग होने वाली है, और वहाँ पर C20 क्या रोल प्ले करेगा? देखिए, पूरा विश्व भारत को अभी से एक विश्व गुरु के रूप में देखना आरंभ कर चुका है। जो वैक्सीन की हमने डिस्ट्रीब्यूशन की कोविड के समय, कई कंट्रीज़ और कई बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज उस समय उस परिस्थिति का लाभ लेकर आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से वैक्सीन का व्यापार कर रहे थे, और वो अवसर भारत के पास भी था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार ने उस समय इस मजबूरी को, विपत्ति से व्यापार करने की वृत्ति को उन्होंने त्याग दिया और कहा कि नहीं, ये हमारी संस्कृति के विरोध में है। और इसलिए उस संस्कृति के आधार पर, संस्कार के आधार पर ये निर्णय लिया गया कि विपत्ति में हम सभी को लोगों के हितैषी बनना चाहिए। और तब जाकर विश्व भर में जिस मात्रा में भारत ने वैक्सीन्स का वितरण किया, प्रशंसनीय है, वंदनीय है, और विश्व ने इस बात को नोट किया। तो पूरे विश्व भर में, चाहे वो यूक्रेन रशिया का युद्ध हो या विश्व के कोने कोने में जो भी बड़ी समस्याएं चल रही हो, विश्व ने देख लिया कि भारत अपने पैर पर खड़े होकर अपने ही वैदिक परंपरा और सिद्धांतों के आधार पर, जो प्राचीन मनीषियों ने जो ज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान दिया है, उस आधारशिला पर ही वो अपने शासन करेगा। तो राम राज्य के 3 पहलू होते हैं। राम राज्य के अंतर्गत पहले शास्त्र, फिर साधु, फिर शासन। दशरथ महाराज जो भी निर्णय लेते थे, साधु और शास्त्र के आदेश और निर्देश के अनुसार। रामचंद्र भी वैसे ही थे। इसलिए हम आज देख रहे हैं कि भारत के अंतर्गत जो तैत्तिरीय उपनिषद है, उसके अंतर्गत बताया गया है, अन्नम बहु कुर्यात, प्रचुर मात्रा में आप भोजन को उगाइए और उसको वितरण कीजिए। तो इसलिए वैदिक परंपरा में लक्ष्मी को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। तो अष्टलक्ष्मी में धान्य लक्ष्मी भोजन का प्रतिनिधित्व करती है, धन धान्य, और फिर उसके माध्यम से सबसे पहले जिन लोगों को आवश्यक हो उनके अंदर वितरण किया जाए। तो इसलिए भारत के नेतृत्व में जो C20 पिछले साल हुआ, उसके अंतर्गत जो पॉलिसी रिकमेंडेशंस आए, भोजन को लेकर, गरीबी को लेकर, भूख मरी को लेकर, उसी को लेकर हम आगे चल रहे हैं। और भारत के अंदर विशेषतः सुमंगलत्वम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंक्लूसिविटी, इंटरडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस अगर स्वतंत्रता, और इंटरडिपेंडेंस स्वावलंबता, स्वावलंबन, और ये जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हुए स्वावलंबन। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, ये सब बातों को लेकर जो भारतीय विचार हैं, इसको हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्राज़ील में गोवर्धन इको विलेज और असाओ, जो कि ब्राज़ील का एक NGO है जो भोजन के ऊपर काम करता है, हम दोनों को ये नेतृत्व का अवसर दिया गया है कि हम इस C20 के माध्यम से फूड पॉवर्टी, फूड सिस्टम्स, हंगर एंड पॉवर्टी को लेकर हम 800 NGOs के स्टेक होल्डर्स को लेकर उनसे उनके निर्णयों को, उनके विचारों को, उनके मतों को सम्मिलित करते हुए कुछ पॉलिसी डिसीजंस लें और एक पॉलिसी पेपर बनाकर आगे G20 को प्रस्तुत किया।